डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेलुलर लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आज एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV कौन सा वायरस है, ये किस एनिमल को या कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है और इसके क्या असरात हो सकते हैं उसके अटैक के बाद, तो ये सारा हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो मेन टॉपिक है आज जिसमें हमारा वो कि एक लाइफ अपना जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से HIV गुजरता है। तो HIV एब्रीविएशन है, HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस को कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब इम्यूनो वायरस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर सरवाइव करता है। पहली बात, अपना लाइफ साइकिल जो था इसका ये ह्यूमन बॉडी में जो है पूरा करता है, कंप्लीट करता है। इसके बाद इसको इम्यूनो का नाम दिया हुआ है। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उस जो ह्यूमन बॉडी वो जो भी ह्यूमन है उसकी बॉडी को ये क्या करेगा, उसके डिफेंसिव सिस्टम को वीक करेगा। उसका जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम हर इंसान की बॉडी के अंदर, हर लिविंग एनिमल की बॉडी के अंदर होता है। तो उस डिफेंसिव सिस्टम को ये वीक करता है। डिफेंसिव सिस्टम क्या होता है, सिंपली अगर मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को दूसरे तमाम किस्म के लिविंग जो है माइक्रो जो जरासीम है उनसे महफूज रखता है या उनसे compete करता है, उनको compete करके अपनी हेल्दी लाइफ गुजरता है। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, डिफेंसिव सिस्टम का नाम देते हैं। तो अब ये अगर मैं आपको सबसे पहले उस वायरस की स्ट्रक्चर को पहले पढ़ चुके लेकिन सरसरी नज़र में बताऊं तो एक वायरस होता है वो, ये तो RNA वायरस है। पहली बात, ये RNA वायरस के ऊपर एक कोट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का ये कोट होता है, इसको कैप्सिड कहते हैं। इसके अंदर RNA होता है, जिनोम, और इसके ऊपर कवरिंग होती है एनवेलप। इस कवरिंग के ऊपर जो है स्पाइक्स लगे होते हैं। ये जो आपको राउंड शक्ल में लगे हुए हैं तेली की तरह स्ट्रक्चर, इनको स्पाइक्स कहते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और ये भी स्पेसिफिक होते हैं। इनका जो नंबर है वो 120 है। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और इनका जो नंबर है वो 120 है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर जहन में रखें कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक वायरस जो होता है स्पेसिफिक होता है। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये जाएगा तो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अगर प्लांट का वायरस है तो वो प्लांट के स्पेसिफिक प्लांट को अटैक करेगा, और अगर वो ह्यूमन का वायरस है तो वो ह्यूमन स्पेसिफिक को जो अटैक करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ह्यूमन का वायरस प्लांट को अटैक करे या फिर प्लांट का वायरस जो है वो ह्यूमन को अटैक करे। इन दोनों सूत्रों में जो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो स्पेसिफिसिटी पाई जाती है वायरसेस के अंदर। तो कैसे करेगा फिर, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सेल है। ये जो मैंने आउटर कवरिंग बनाई है इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जगह होती है, पोजीशन होती है, प्लेस होती है जिसको हम नाम देते हैं रिसेप्टर का। रिसेप्टर ही ऐसी जगह होती है जहाँ से वायरस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर हो सकेगा और एंट्री के बाद जो है फिर वो अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा। अब ये स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक पोजीशन होती है। इस स्पेसिफिक पोजीशन के अलावा वायरस कहीं और से जो है किसी और पोजीशन से जो एंटर नहीं हो सकता। तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में जो रिसेप्टर होता है इसको कहते हैं CD4 रिसेप्टर। ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन का जो एब्रीवेशन है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से वायरस एंटर होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये CD4 जो है ये वाली रीजन है जो लिविंग एनिमल ह्यूमन बॉडी है। अब ये जो CD4 रीजन है जिसको हम रिसेप्टर कह रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 यहाँ से एंटर होगा। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन आपका वायरस है, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 ये यहाँ से एंटर होगा CD4 से। इसके अलावा एक और जगह भी होती है, इसको कहते हैं CCR5। ये जो CCR5 होता है ये इस वायरस की एंट्री में हेल्प करता है, मदद देता है।
जहाँ से CD4 होता है, CD4 के साथ CCR5 भी होता है। ये वायरस की एंट्री में जो है मदद दे रहा होता है। जब एक वायरस इस तरह से इंटर हो जाएगा, इस तरह से जब वायरस इंटर हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर आकर रेप्लिकेशन करेगा, अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। फर्ज करें हमारे पास ये वायरस इंटर हो चुका है। अब जब ये वायरस एंटर हो गया है CD4 की पोजीशन और CCR5 की हेल्प से, मदद से, तो फिर ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इसका काम होगा कि ये अनकोडिंग करेगा। इस तरह से इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं या फिर इसके ऊपर जो एनवेलप है ये, और इसके अलावा जो आपका ये कैप्सिड है, ये सारा का सारा जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ RNA रह जाएगा। ये RNA मैंने यहाँ पर बना दिया, ये RNA यहाँ से बच जाएगा। और RNA अब क्या करेगा, RNA के साथ आपको पता है कि यहाँ पर एक एंजाइम भी होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो मैंने राउंड शक्ल में ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। तो ये RNA क्या करेगा, RNA जो है अपनी यहाँ पर रेप्लिकेशन करेगा। RNA जो है DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो DNA है ये डबल स्ट्रैंडेड है, RNA से DNA बन गया है। और ये RNA से DNA में किस तरह कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसके साथ एंजाइम है। ये एंजाइम जो है क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहलाता है, RC में लिख रहा हूँ। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये रेप्लिकेशन करके DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो DNA है ये वायरस का DNA है, इसलिए इसको वायरल DNA भी कहते हैं। अब जब ये वायरल DNA बन चुका है तो आपको एक और चीज़ पता है कि सेल के अंदर सेंटर पर एक और चीज़ भी होती है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है, ये जो वायरल DNA है ये न्यूक्लियस के अंदर जाने की जो कोशिश करेगा। इस तरह से ये जब न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाएगा तो न्यूक्लियस में तो होस्ट का DNA भी मौजूद है ऑलरेडी, मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग का सेल है। तो ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो न्यूक्लियस में DNA ऑलरेडी मौजूद है उस होस्ट का। तो ये DNA जो है एक ऑलरेडी होस्ट का DNA है और दूसरा DNA भी दाखिल हो जाएगा जिसको हम वायरल DNA कह रहे हैं। अब ये वायरल DNA क्या करेगा, इस होस्ट के DNA को कंट्रोल कर देगा, अपने कंट्रोल में लाएगा। जब ये होस्ट का DNA अब इसके कंट्रोल में आ जाएगा, न्यूक्लियस अब होस्ट के DNA, आपके वायरल के DNA के कंट्रोल आ चुका है, तो ये तमाम आर्डर्स पास करेगा। वायरल DNA जो भी आर्डर देगा इसको पास करना पड़ेगा। सबसे पहले वायरल DNA क्या करेगा, वायरल DNA जो है इस होस्ट के DNA को आर्डर करेगा कि इस तरह के जो है RNAs बनाओ। ये जो वायरस के RNA हैं वो इस तरह से बहुत सारे वायरस के RNA बनाता जाएगा। बहुत सारे मिलियन ऑफ वायरसेस के जो है आपके RNA वायरसेस बन जाएंगे। तो इस तरह से फिर इसके साथ साथ कैप्सिड भी बनता जाएगा, प्रोटीन कोड। जब ये प्रोटीन कोड कैप्सिड भी बनेगा तो इस तरह से एक पोजीशन बन जाएगी। इस तरह से एक जो है आपका वायरस कंप्लीट बन चुका होगा। जब ये वायरस कंप्लीट बन चुका होगा तो फिर ये क्या करेगा, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो एंट्री है वायरस की, एंट्री को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है, ये आपने याद रखना है। अब जब ये वायरस के बहुत सारे कॉपीज बन चुके हैं तो ये क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस, ये दूसरा प्रोसेस है। वायरस की एंट्री एंडोसाइटोसिस के थ्रू हो रही है और जो एग्जिट है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हो रही है। इस तरह से ये कंप्लीट वायरस जो है यहाँ से निकल चुका होगा। जब ये कंप्लीट वायरस निकल चुका होगा तो ये सिर्फ एक नहीं होगा, इस तरह के लाखों जो है वायरसेस होंगे जो उस सेल के बाहर आ जाएंगे जहाँ से जो है वायरस ने अटैक किया था, एंट्री की थी और फिर वहाँ से उसकी रेप्लिकेशन हुई थी। अब ये तो सिंपल एक है। तो आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि वायरस जब अटैक करता है तो दो चीज़ों, डिफेंसिव सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मैक्रोफेज, एक होता है मैक्रोफेज, दूसरा होता है आपका टी सेल्स। अब मैक्रोफेज में तो एंटर हो गया है वायरस, मैक्रोफेज में एंटर हो गया, रेप्लिकेशन कर दी, मिलियन ऑफ वायरसेस की कॉपी बना ली। ये मैक्रोफेज। अभी तक
जब तक ये मैक्रोफेज के अंदर है, कॉपीज बना रहा है, ये इतना खतरनाक नहीं है। वायरस जो है इतना डेंजरस नहीं है, मतलब कि ये बहुत ही चालाक किस्म का वायरस है। जरासीम है, जब ये इंटर होता है अपनी मिलियन ऑफ कॉपीज बना लेता है, तब तक जो है अपनी सिम्टम्स को ज़ाहिर नहीं करता है, अलामत को ज़ाहिर नहीं करता है। इस तरह से उस शख्स को पता नहीं होता है कि ये शख्स जो है अब एड्स में जो है मुब्तला हो गया है। इसलिए एड्स की अलामत जो होती हैं वो 9 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ के बाद ज़ाहिर होती हैं। अब जब कोई शख्स एड्स में मुब्तला हो गया है तो उसको इन चीज़ों का पता नहीं होता है। मिलियन ऑफ कॉपीज़ बन चुकी होती हैं आरएनए की, लेकिन उसको जो है वो अलामत अभी तक ज़ाहिर नहीं होती हैं। बाद में जाकर पता चलता है कि इस शख्स को जो एड हुआ है। अब कैसे पता चलेगा? ये आपने जब टी सेल्स पर ये वायरसेस अटैक करेंगे, जब टी सेल्स पर ये वायरसेस अटैक करेंगे तब जाकर पता चलेगा कि उस शख्स को जो ऐड हुआ है, और अलामत भी तब जाकर जाहिर होंगी। तो अब ये तो सिंपली मैक्रोफेज में इसने रेप्लिकेशन कर लिए। अब जब ये वायरसेस निकल चुके हैं, आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जब ये प्रोसेस सारा हो रहा है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि म्यूटेशन भी हो रही है। मतलब कि ये जो आरएनए है ये जब डीएनए में कन्वर्ट हो गया, इस तरह की जब कापीज बनाई है तो उसने म्यूटेशन की है। अब ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस तरह मिलियन ऑफ वायरसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ होने की बुनियाद पर जो है क्या होता है, फिर हम इस एड्स की जो ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इतनी सारी अद्वियात जो है बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मिलियन ऑफ कॉपीज़ बन रही हैं, तो मिलियन ऑफ कॉपीज़ के लिए मिलियन ऑफ जो है ड्रग्स बनाना इम्पॉसिबल होता है। तो ये सारा जो है अभी इसकी रेप्लिकेशन है। अब क्या होगा? अब जो है वही सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। अब जब दोबारा रिपीट होगा तो ये क्या करेगा, ये जो रिसेप्टर है जो हेल्प कर रहा है CD4 को वायरस को जो है एंट्री करने में, जब ये दोबारा से वायरसेस बन गए हैं यहाँ पर मिलियन ऑफ वायरसेस, तो मिलियन ऑफ वायरसेस जब दोबारा से जब एंटर होंगे तो अब की बार जो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब की बार क्यों डिफरेंट होगा? पहले तो ये इतना डेंजरस नहीं था, ख़तरनाक नहीं था। अब जब ये दाखिल होगा तो ऐसे समझो कि ये ख़तरनाक है, बदमाशी करता हुआ दाखिल होगा सेल के अंदर। और जब सेल के अंदर ये दाखिल होगा तो यहाँ पर CCR5 नहीं होगा, CCR4 होगा। ये जो है CCR4 इसकी मदद कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन 120 था, अब ये भी तब्दील हो चुका होगा। ये 120 की बजाय कुछ और होगा, 125, इस तरह से कुछ और इसकी जो है सीक्वेंस होगी। जब ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर चेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, और ग्लाइकोप्रोटीन के चेंज होने के साथ साथ जो है यहाँ पर CCR4 इसको जो सिग्नल मिलेगा CCR4 का, जो है CCR5 से CCR4 बन जाएगा। जब इसको सिग्नल मिल जाएगा CCR4 में एंट्री होने की, तो फिर ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा कि इसकी वजह से जो है क्या, ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। जब दोबारा से प्रोसेस रिपीट होगा तो अब की बार जो है ये टी सेल जो है अफेक्ट हो चुके होंगे। जब टी सेल्स अफेक्ट हो चुके होंगे तो फिर अभी अलामत भी एड्स की ज़ाहिर हो चुकी होंगी। इस तरह से फिर उस शख्स को पता चलेगा कि ये शख्स जो है किसमें, एड्स में मुब्तला है। तो ये चंद स्टेप्स थे इस टॉपिक के, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं। अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले अटैचमेंट होती है मैक्रोफेज में। सबसे पहले जो वायरस है ये मैक्रोफेज में जाकर अटैचमेंट करेगा, और अटैचमेंट करेगा किस तरह से? रिकॉग्निशन करते हुए। CD4 जो है रिकॉग्निशन साइट को, रिसेप्टर को जाकर लगेगा, वहाँ पर जाकर जो एंट्री करेगा। तो एंट्री होगी, फिर ये एंटर हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा यहाँ पर। जब एंट्री होगी तो आरएनए अपनी रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, ये रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन से आरएनए जो है डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये डीएनए वायरल डीएनए बन जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? एंट्री इनटू टी लिम्फोसाइट्स। इस तरह से जो है, इस तरह मिलियन ऑफ कॉपीज बन जाएंगी वायरसेस की। जब मिलियन ऑफ कॉपीज वायरसेस की बन जाएंगी तो ये दोबारा से एंटर होगा। पहले जो है CD4 और CCR5 की मदद से दाखिल हो रहा था, अब की बार जो है ये CCR4 की मदद से दाखिल होगा। जब CCR4 की मदद से दाखिल होगा तो अब जब ये जाएगा तो इस तरह से जो है ये जाकर टी सेल्स पर जाकर अटैक करेगा। तो एंट्री इनटू टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स में दाखिल हो जाएगा। जब टी सेल्स में दाखिल हो जाएगा तो ये क्या करेगा? इसकी वजह से सेल रप्चर कर जाएगा और रिलीज होंगे बहुत सारे वायरसेस। जब सेल बस्ट करेगा, रप्चर हो जाएगा, तो उससे बहुत सारे वायरसेस रिलीज हो जाएंगे, और जब वो रिलीज हो जाएंगे तो इस तरह से उस शख्स में जो है सिम्टम्स अपीयरेंस हो जाएंगी। वो जो अलामत जो एड्स की होती हैं वो शख्स फील करेगा, और फिर इस तरह से उस एड्स में वो मुब्तला हो जाएगा शख्स।
तो ये आज का हमारा टॉपिक, इस तरह से ये जो आपका वायरस है HIV इस तरह अपना जो साइकिल कंप्लीट करता है और इस तरह से उस शख्स को अफेक्ट भी करता है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।